दोस्तों, आज की कहानी है विधवा बहू की बदकिस्मती पर ससुर ने किया अत्याचार। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। लाल शुक्र जोड़े में सजी विवाह के चारों तरफ गूंजती शहनाई और विवाह की रौनक थी। सुमित की छवि जैसे विवाह की आंखों के सामने घूम रही थी। वह दिन जब सुमित उसे देखने आया था तो उससे ज्यादा शर्मिंदा शायद सुमित खुद ही था। मुंह नीचा किए वह चुपचाप बैठा था और जैसे ही माँ विवाह को लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची, माँ के पांव छूने की बजाय गलती से सुमित ने विवाह के पांव छू लिए। तब अल्हड़ विवाह ने उसे दूधो नहाओ और पूतो फलों का आशीर्वाद दिया तो वहां उपस्थित सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। सुमित को विवाह की चंचलता बहुत भा गई और वह उसके मनमोहक रूप को मोहित हो गया। वहीं विवाह को भी सुमित की सादगी पसंद आई थी। विवाह सुमित से अपनी पहली भेंट को जब भी याद करती बहुत देर तक हंसती थी। आज फिर विवाह लाल शुक्र जोड़े में लिपटी बैठी थी। पहले जैसी चहल पहल आज नहीं थी। 11 साल पहले जो उत्सुकता विवाह की आंखों में विवाह को लेकर थी, वह आज आंसू बनकर बह रही थी और कई सवाल उसके कोमल हृदय पर आघात कर रहे थे, पर जवाब तलाशने से भी उसे नहीं मिल रहे थे। एक समझदार पति के साथ साथ उसका सबसे प्यारा दोस्त सुमित याद आ रहा था। तो याद आ रही थी उसे अपनी ससुराल, जहां पति का बेइंतहा प्यार मिला और देवर सास ससुर के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने उसके जीवन में इंद्रधनुष रंग भर दिए। उसका घरेलू जीवन तब और साकार हो गया जब विवाह के घर में एक नन्हे मुन्ने की आहट हुई। विवाह की ससुराल और मायके में खुशियां का उत्सव छाया हुआ था, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी खुशियों पर एक ऐसी बिजली गिरेगी जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। दिवाली के दीपों की ज्योति से अंधेरे जीवन में भी प्रकाश हो जाता है और इस बार की दिवाली विवाह के जीवन में अंधकार भरने आई थी। सुमित दिवाली के अवसर पर बाजार गया। विवाह को 4 महीने का गर्भ था, इसलिए वह ना जा सकी। बाजार में बम विस्फोट हुआ और सुमित लौटकर घर न आ सका। उसकी मृत्यु का समाचार और फिर उसका छत-बिस्त सब देखकर जो सदमा विवाह को लगा, उसे वह सहन न कर सकी और उसका गर्भपात हो गया। सुमित की यादें जहां विवाह के मुखमंडल पर खास छटा बिखेर देती थी, वहीं उसकी मृत्यु की कल्पना से भी विवाह सिहर उठती थी। विवाह आज अपने अतीत के सारे पृष्ठ पलट लेना चाहती थी। यादें समय के प्रवाह के साथ धूमिल अवश्य पड़ जाती हैं, परंतु खत्म कभी नहीं होती, क्योंकि हृदय पर बने उनके निशान सागर की गहराई से भी गहरे होते हैं। गुजरे हुए कल ने विवाह के जीवन पर गहरे निशान छोड़े थे, ऐसे निशान जो उसे बहुत गहरे आघात दे गए थे। विधवा विवाह अपने सास ससुर की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहती थी। साथ ही एक शिक्षिका होने के नाते अपना सारा जीवन अपने विद्यालय और विद्यार्थियों के हित में समर्पित करना चाहती थी। पर जिस औरत का सुहाग उजड़ जाए, उसके अपने भी बेगाने हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर के लोग भी सांप की तरह फुफकारते हैं, वह दंश भी मारते हैं। सुमित की मौत के बाद उसके ससुराल वाले का व्यवहार विवाह के प्रति अनायास ही बदल गया। सास का छोटी छोटी बातों पर फटकारना, किसी ना किसी बात में कमी निकालना अब आम हो गया था। मगर जब देवर और ससुर की कामुक नज़र उसे कचोटने लगी तो उसकी सहन शक्ति परास्त हो गई।
तब अपना सारा साहस जुटाकर विभा अपने मायके चली आई। घर में माँ बाबूजी के अलावा विभा का एक छोटा भाई प्रभात भी था। घर का सारा काम विभा अकेले ही करती, माँ बाबूजी का पूरा ख्याल रखती, विद्यालय जाती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और प्रभात की पढ़ाई में सहयोग भी देती। इस तरह उसने अपनी दिनचर्या को पूरा तरह व्यस्त कर लिया था। देखते ही देखते 9 साल गुजर गए। प्रभात विभा के सहयोग की बदौलत आईटी प्रोफेशनल के रूप में अपने पैर जमा चुका था। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। माँ बाबूजी ने विभा की सलाह से एक सुंदर व सुरक्षित लड़की सुनैना को देखकर प्रभात का रिश्ता तय कर दिया। विवाह भी हंसी खुशी संपन्न हो गए। घर में एक नई बहू आ गई। प्रभात की खुशियों में विभा अपनी खुशियाँ तलाशना सीख गई थी। तभी मुंह दिखाई के समय सुनैना को अपना हीरो जड़ित हार देते वक्त उसने कहा था, सुनैना तुम्हें इससे भी ज़्यादा सुंदर तोहफा तब दूंगी जब तुम हमें एक प्यारा सा प्रभात जैसा भतीजा दोगी। घर के सारे छोटे बड़े फैसले विभा की सलाह से लिए जाते थे और प्रभात भी अपनी दीदी के पूरे प्रभाव में था। इसलिए सुनैना के मन में विभा के प्रति द्वेष घर कर गया। अब वह विभा को नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती थी। हालांकि विभा उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझाती थी और उसकी गलतियों को भी क्षमा कर देती। सुनैना माँ बनने वाली थी और कमजोरी के कारण डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आराम की सलाह दी थी। इसलिए बाकी कार्यों के साथ साथ विभा फिर से घर का सारा काम संभालने लगी। सुनैना की हर ज़रूरत का भी वह पूरा ख्याल रखती। उस दिन विद्यालय से लौटने के बाद विभा फ्रेश होकर दोपहर के खाने में जुट गई। प्रभात भी घर पर ही था। सब मेज पर खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि सुनैना झल्ला उठी। खाने की थाली में से एक बार निकाल आने के कारण सुनैना गुस्से से लाल पीली होते हुए बोली, दीदी अगर आपको कोई परेशानी है तो यूँ ही कह दीजिए। वैसे भी हमारी हैसियत तो है ही कि हम एक नौकरानी रख लें। आवेश में विभा से यह कटु वचन बोलकर सुनैना प्रभात की सहानुभूति बटोरने के लिए अभिनय करती हुई धम से कुर्सी पर बैठ गई। प्रभात ने सुनैना को संभालते हुए तैस में आकर कहा, दीदी जरा ध्यान से खाना बनाया कीजिए। सुनैना को डॉक्टर ने जरा सा भी स्ट्रेस लेने से मना किया है। आपकी ऐसी हरकत की वजह से अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो। प्रभात के ऐसे व्यवहार से सुनैना को बल मिला और फिर उसने विभा पर अपने बच्चे के गिराने का आरोप जड़ते हुए कहा, आप तो जब से मैं इस घर में आई हूँ कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करती ही रहती हैं और आज जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो जादू टोना करके हमारी होने वाली संतान को मारना चाहती हैं। अरे शैतान भी एक बार खाए हुए नमक की लाज रख लेता होगा। और आप जिस घर में बरसों से रह रही हैं उसे घर की दीवारों की नींव को खोद देना चाहती हैं। विभा ने जब खुद पर लगे आरोप का विरोध करना चाहा तो प्रभात ने उसे तमाचा जड़ दिया था। यह चोट सबसे गहरी थी और सबसे ज़्यादा दुखदाई था। माँ बाबूजी का मूक दर्शक बने रहना उस दिन एक विधवा की वेदना को विभा पूरी तरह समझ गई थी। विभा ने आवेश में आकर अकेले ही कहीं और मकान लेकर रहने का फैसला किया, पर दिल्ली जैसे शहर में एक महिला का अकेले रहना
कहाँ तक सुरक्षित है। यह सोचकर माँ बाबूजी ने उसे रोक लिया। सुनैना विभा को परिवार वालों की नज़रों में गिराना ही नहीं बल्कि उसे घर से निकलवाना भी चाहती थी, पर अपनी आशाओं पर पानी फिरता देख अवसर पाकर उसने माँ बाबूजी के मन में विभा के दूसरे विवाह का विचार डाल दिया। माँ बाबूजी विभा के लिए किसी उचित वर की तलाश में थे, तो सुनैना ने एक लड़के का नाम भी उन्हें सुझाया। उसकी बातों में आकर घर वालों ने विधवा विभा का रिश्ता तय कर दिया। विभा यह तो जान ही चुकी थी कि एक औरत का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है और एक सादे समारोह में विभा की दूसरी शादी संपन्न हो गई। विभा अपने अतीत में खोई हुई थी कि तभी माँ ने उसे झकझोरा और कहा, विभा बेटा, तुम्हारी विदाई का समय हो गया है। आज विभा विनोद की दूसरी पत्नी बनकर उसके घर जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सागर उमड़ रहा था, किंतु इन आंसुओं का औचित्य समझ पाना उसके बस की बात नहीं थी। यह आंसू अपने उस घर से विदाई के थे जहां से वह 11 साल पहले ही विदा की जा चुकी थी। यह एक विधवा की बदकिस्मती के विभा स्वयं नहीं जानती थी। विभा अब तक विनोद से नहीं मिली थी। उसे केवल इतना बताया गया था कि विनोद पेशे से एक सर्जन है। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी और विनोद के 2 बच्चे हैं। प्रांजल जो 8 वर्ष का है और प्रधि 6 वर्ष की है। घर में विनोद और बच्चों के अलावा माता पिता हैं। विभा इस शादी से खुश नहीं थी और विदाई के बाद ससुराल पहुंचते ही जब प्रांजल और प्रधि ने उसे नई मम्मी कहकर पुकारा तो वह गदगद हो गई। मातृत्व क्या होता है उसे यह खुशी नसीब नहीं हुई थी, मगर प्रांजल और प्रधि के एक छोटे से उच्चारण ने उसके भीतर दबी हुई ममता को जागृत कर दिया। उसके सास ससुर का व्यवहार बेहद करुणामयी और विनम्र था। विनोद से अब तक उसकी भेंट नहीं हुई थी। विभा कमरे में काफ़ी देर तक उसकी प्रतीक्षा करती रही और इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। शायद विनोद ने उसे जगाना भी ठीक नहीं समझा। विभा में नई नवेली दुल्हनों जैसा नाज नखरे नहीं थे, इसलिए विवाह के अगले दिन से ही घर का सारा काम उसने अपने हाथों में ले लिया। सुबह जल्दी उठकर अपना पूजा पाठ समाप्त करके पहले वह अपने सास ससुर को चाय बनाकर देती, फिर नाश्ता तैयार करती। विनोद को नर्सिंग होम और बच्चों को स्कूल भेजकर वह अपने विद्यालय जाती। दोपहर को विद्यालय से आते ही बच्चे उसे घेर लेते। पहले तो उन्हें खाना खिलाकर विभा उनका होमवर्क पूरा करवाती और फिर उनके साथ खूब खेलती। अब प्रांजल और प्रधि उसे नई मम्मी के बजाय मम्मी कहकर पुकारने लगे थे। बच्चों के साथ विभा ने अपने सास ससुर का भी दिल जीत लिया था। विनोद देर रात घर आता, तब तक विभा सो चुकी होती थी। विनोद के साथ विभा की जो बातें होती वो केवल औपचारिकता भरी थी। विवाह को दिन ही नहीं महीनों बीत गए थे, पर जीवन साथी के रूप में दोनों को एक दूसरे के विचार जानने का मौका ही नहीं मिला था। विनोद का व्यवहार घरवालों के प्रति बहुत असहज था। माना वह घर पर कम रहता था, मगर जितनी देर रहता उतनी देर भी ना तो बच्चों से और ना ही माँ बाबूजी से वह खुलकर बातें करता था।
विभा ने उन सब के बीच एक अजीब सी दूरी का अनुभव किया और वह शंकित हो गई। वह माँ बाबूजी से सीधे कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, मगर विनोद से कहना भी ठीक नहीं था। एक दिन विभा घर पर ही थी और बच्चे विनोद के साथ कहीं गए थे। विभा ने अवसर पाकर माँ जी से पूछ ही लिया, माँ जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की और मुझे उनका व्यवहार भी बहुत अजीब लगता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर लगता है आप लोगों के बीच कोई समस्या। विभा की बात काटते हुए माँ जी बोली, बेटा, विनोद इस विवाह चौक पड़ी खुश नहीं है क्या? देखो बेटा, सुनैना और प्रभात को हमने पहले ही बता दिया था कि विनोद ना तो तुमसे शादी करना चाहता है और ना ही वह तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा। विनोद खुद को तुम्हारा अपराधी समझता है, माँ जी ने उत्तर दिया। बाबूजी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, बहू, तुम जानती हो कि हमारी बहू पायल की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसमें विनोद भी बुरी तरह घायल हो गया था। उसका काफी खून बह चुका था। ऑपरेशन के समय उसे खून चढ़ाया गया और यही विनोद की बदकिस्मती थी। मगर बाबूजी, उस ऑपरेशन से हमारे रिश्ते का क्या संबंध? विभा अभी भी सकते में थी। विनोद के ऑपरेशन से कुछ समय बाद उसे पता चला कि जो खून उसे चढ़ाया गया था वह HIV पॉजिटिव था। कहते कहते बाबूजी का गला रुंध गया। विभा खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। वह सुनैना को दोष नहीं दे सकती थी, मगर जो विश्वासघात भाई होकर प्रभात ने उसके साथ किया, उससे वह सोचने को विवश हो गई थी कि क्या विधवा पुनर्विवाह का औचित्य यही है कि उसका प्रयोग केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाता है। आज वह एक शादीशुदा होकर भी खुद को विधवा ही महसूस कर रही है। बाबूजी ने विभा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया, विनोद के CD4 सेल्स का स्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हम बूढ़े हो चुके हैं। विनोद को कुछ हो गया तो हम बूढ़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हमने सोचा कि हमारे बाद इन फूल से बच्चों को कौन संभालेगा, क्या होगा इनका। यही सोचकर हमने विनोद का विवाह जबरन तुम्हारे साथ करवाया ताकि इन बच्चों को संभालने वाला कोई तो हो। इतना कहकर बाबूजी कमरे से बाहर निकल गए। अपने को संभालते हुए माँ जी बोली, बेटी, तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। निर्णय अब तुम्हें ही लेना है। हो सके तो हमें क्षमा कर देना। निरंतर खड़ी विभा वहाँ से भाग निकलना चाहती थी और जाकर प्रभात माँ व बाबूजी से पूछना चाहती थी कि क्या विधवा होना उसका कसूर है। आज वह दोराहे पर खड़ी थी। तभी प्रांजल और परिधि स्कूल से आते ही उससे लिपट गए और अपनी स्कूल की दिनचर्या बता कर उसकी गोद में झूलने लगे। बच्चों का स्पर्श पाते ही विभा की मानो सारी उलझनें सुलझ गई थी। उसकी नियति लिखी जा चुकी थी।